कोयले की अंगीठी पर माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा मनोज बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इतना कहते हुए मनोज अपनी जूठी थाली उठाकर पानी से हाथ धोने चला गया और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े मनोज और सौरभ अब गांव को छोड़कर दूर शहर में चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनके माता पिता और बहन कविता रह गई थी। मनोज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी होशियारी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई सौरभ भी ग्रेजुएशन पास करके उसके पास ही शहर चला आया। मनोज ने कुछ महीने तक मकान बनाने वाले ठेकेदारों के साथ काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया। देखते ही देखते वह अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। मनोज को सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों से हो गई। उधर सौरभ भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की। उसने कम समय में ही कंप्यूटर चलाना सीख लिया और किसी दूसरे के इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर को चलाने का सिखाने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें अच्छा काम करने लगा था। वह अच्छा कमाने भी लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने बेटों को अपने पैरों पे खड़ा देख कैलाश नाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर कैलाश नाथ जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे मनोज को फ़ोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला मनोज तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा ही बदलने लगी। मनोज तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रच बस गया था। गांव के रिश्ते उसे अपने स्तर में छोटे लगने लगे और शहर में अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फ़ोन पर मनोज को उसके रिश्ते की बात बताई तो मनोज बौखला उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं किसी भी गांव की लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा कहकर मनोज ने फ़ोन पटक दिया। बेटे द्वारा कही गई बात पर कैलाश नाथ जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। ये बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मनोज की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। उसे आखिर क्या हो गया है? क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं? जैसे तैसे 2-3 दिन काटे, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन मान नहीं रहा था और उन्होंने मनोज के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार मनोज को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? तभी कैलाश नाथ जी बोले, मनोज की माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूँ, जेब में पैसा नहीं है। वैसी कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक जाता हूँ, क्या पता बच्चे पैसा भेज ही दें। अजी थोड़े से रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। फिर कैलाश नाथ जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। सुबह के 4 बजे ही कैलाश नाथ जी ने स्नान किया और सुबह की बस से मनोज से मिलने शहर चले गए। उधर मनोज ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वह तो बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में तो बहुत से नौकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई सौरभ को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो, लेकिन मनोज नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। मनोज ने जो पता बताया हुआ था
उसी पते को पूछते पूछते कैलाश नाथ जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब कैलाश नाथ जी ने पूछा कि क्या मनोज यहीं रहता है, तो गार्ड ने पूछा आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं। तो कैलाश नाथ जी बोले मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये साहब के पिता हैं, और बोला कि साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन करके आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर कैलाश नाथ जी ने उससे पूछा कि सौरभ तो होगा घर पर, उसे ही बुला दो। तो उनकी बात सुनकर गार्ड बोला अरे बाबूजी, ये उनका घर नहीं है, ये दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं, चलो मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने कैलाश नाथ जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुँच गए। गार्ड ने घंटी बजाई, सौरभ निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही कैलाश नाथ जी की आंखें खुली ही रह गई, क्योंकि उन्होंने इतना आलीशान घर अपने जीवन में पहली बार देखा था। सौरभ ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा, तो कैलाश नाथ जी ने उसे सारी बात बताई, लेकिन सौरभ अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला पिताजी आप अभी आराम करो। कैलाश नाथ जी घर की हर एक चीज़ को बड़े गौर से देख रहे थे और फिर अलग अलग चीज़ों को उठाकर पूछते हैं कि ये तो बड़ा महंगा होगा ना बेटा। तो फिर सौरभ हंसते हुए कहता है पिताजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बजते ही कैलाश नाथ जी ने सौरभ से पूछा कि मनोज अभी तक आया क्यों नहीं। तो सौरभ ने बताया कि कभी कभी ज़रूरी काम होता है, इसलिए देर से आते हैं। ऐसा कहकर वो रात के भोजन की तैयारी में लग गया। तो फिर कैलाश नाथ जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान सौरभ को दिए और कहा तेरी माँ ने ये देसी घी के लड्डू बना कर दिए हैं, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो सौरभ बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा क्या पिताजी, खामखा गांव से इतना बोझ ले आए, अब हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते। सौरभ की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। बेटा मैंने तो तुम्हारी माँ से मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में ये चीज़ें कहाँ मिलती होगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर कैलाश नाथ जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब सौरभ ने अपने पिता को इस हाल में देखा तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा पिताजी आपने ये क्या कपड़े पहन लिए हैं, ये शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर आएं, अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा ना जाने कौन से गवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। सौरभ की बात सुनकर कैलाश नाथ जी से रहा ना गया और वो बोले तो क्या हुआ बेटा, कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं घटेगी। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। ये कहकर कैलाश नाथ जी कमरे में वापस आ गए। कमरे में आते ही सौरभ ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पैजामा निकाल कर दिया और बोला पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज़ हो रहे हैं, आप ये कपड़े पहनो और इत्मीनान से टहलो, भैया भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और अगर उन्होंने ये सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा। देख बेटा मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ और इस रोक टोक को मैं आज भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह बात सुनकर सौरभ को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वह बोला गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो ना इन बातों को, आप अपने हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाता हूँ। कैलाश नाथ जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है, मुझे संध्या पूजन करना है। तो सौरभ बोला पिताजी वह सामने वाला पर्दा हटाएं। जैसे ही कैलाश नाथ जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर को देखा। तो कैलाश नाथ जी ने पूछा
बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? पिताजी इतना तो समय भी नहीं मिलता, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं। फिर कैलाश नाथ जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय सौरभ ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज में दूर से ही कैलाश नाथ जी को अंडे रखे नजर आ गए। उसी समय उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अब तुम लोग अंडे भी खाते हो? मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही सौरभ परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और अच्छी तरह से हाथ मुंह धो कर आया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? तभी कैलाश नाथ जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन मनोज अभी तक घर नहीं पहुंच पाया था। जब कैलाश नाथ जी ने उसके बारे में पूछा तो सौरभ ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक ऑफिस में ही रुक जाते हैं। कैलाश नाथ जी ने कहा, बेटा क्या वह दारू भी पीता है? इस बात पर सौरभ की नज़र नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर बैठकर खाएंगे? तभी कैलाश नाथ जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर खा लूँगा। सौरभ ने तुरंत वहाँ चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। कैलाश नाथ जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने। तो सौरभ बोला, जी पिताजी, खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर कैलाश नाथ जी ने कहा, सौरभ बेटा मेरी मनोज से बात तो कराना। अपने बड़े भाई से बात करने के लिए सौरभ ने फ़ोन लगाया तो जैसे ही कैलाश नाथ जी ने फ़ोन पर बात करनी चाही तो उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर कैलाश नाथ जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक तो सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक मनोज का इंतज़ार किया। अचानक कैलाश नाथ जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे सौरभ से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वह आधे घंटे के लिए अपने बाप से मिलने भी नहीं आ सकता? तो तू मुझे उसके पास ही ले चल। ऐसा कहते हुए कैलाश नाथ जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब से मिल आता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। सौरभ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा, इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो आज भैया की खैर नहीं। उसके सामने आगे कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वह अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन कैलाश नाथ जी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर सौरभ उनसे ये सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए कैलाश नाथ जी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मनोज ने दरवाज़ा खोला और अपने पिता कैलाश नाथ जी को देखते ही गुस्से में चिल्लाया, कौन हैं आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी सौरभ बोला, अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने आए हैं। पिताजी? किसके पिताजी? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस आदमी हैं। ये गवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। मनोज को ऐसी हालत में देखकर कैलाश नाथ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज़ में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज़ सुनकर अंदर से 2 और नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और सौरभ से पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा गवार
और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर कैलाश नाथ जी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? अपने पिता समान इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो? तुम्हें क्या यही सिखाया जाता है? तुमसे क्या कहूँ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या कहना। दरअसल मनोज के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद मनोज के साथ काम करने वाला कोई मज़दूर होगा। उन्होंने मनोज से कहा, सर इस मज़दूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मज़ा किरकिरा हो रहा है। फिर मनोज ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है ये लोग कोई काम धाम करते नहीं हैं और पैसे मांगते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर कैलाश नाथ जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, अरे नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे क्या आ गए तेरे पास? तू तो अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर थी कि मनोज गुस्से से तमतमाया हुआ और 500 रुपये की 2 गड्डियाँ लेकर सौरभ के हाथ में थमाते हुए बोला, ये लो और दफ़ा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वह जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो कैलाश नाथ जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, लानत है तेरी जैसी औलाद पर और तेरे ऐसे नोट पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन, आज से ना मैं तेरा पिता और ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने सौरभ के हाथ से वह नोटों की गड्डियाँ छीनी और मनोज के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गए। सौरभ भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस सौरभ बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूँगा। सौरभ बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था। उनका ऊंची सोसाइटी के लोगों के साथ उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छे को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर लौट कर मत जाना। सुबह होते ही मैं आपको 6 बजे की बस में बैठा दूंगा। कैलाश नाथ जी को खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर कैलाश नाथ जी लड़खड़ा गए। अपने पिता को सहारा देते हुए सौरभ ने कहा, पिताजी, शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है। देखना भैया को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। कैलाश नाथ जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता ख़त्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बैठा देना। सौरभ ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए हैं, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। रात भर कैलाश नाथ जी करवटें ही बदलते रहे। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सौरभ ने गेट खोला तो मनोज दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। कैलाश नाथ जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वह नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? मनोज ने आकर सौरभ से पूछा तो उसने कहा, भैया, आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वे यहाँ रुकने वाले हैं? वे गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब मनोज ने कहा, सौरभ, कल शराब की नशे में पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी से किस मुंह से बात करूं। सौरभ ने कहा, जब आपको मालूम था पिताजी आए हुए हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, पिताजी आए हैं तो कल आपको इतना शराब पीने की क्या ज़रूरत थी? पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उनका इतना अपमान कर दिया। मनोज बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा और क्यों कहा। तो सौरभ बोला, भैया, आपके साथ आपके साथियों ने भी पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी कैलाश नाथ जी पूजा पाठ करके बाहर निकले ही थे कि मनोज उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैरों को छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो कैलाश नाथ जी उसको घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर मनोज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, कल मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई।
मैंने नशे में ना जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। कैलाश नाथ जी बोले, ठेकेदार मनोज, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसे का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप कैलाश नाथ सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन तेरे जैसे शराबी से कहीं ज़्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नज़रों से, नालायक। अब मेरा बेटा केवल एक ही है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। कैलाश नाथ जी की बातें कड़वी ज़रूर थी, लेकिन उनमें भी मनोज को अपनापन दिख रहा था। वह पिता के पैरों में गिर गया। बोला, पिताजी, अपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सर होगा। सौरभ इस बात का गवाह है। आज मनोज अपने पिता के सामने झुक गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी हुआ ही नहीं था। कैलाश नाथ जी ने चाय पी और फिर सौरभ से पूछा, सच बताना सौरभ, ये कमरा किसका है? तो सौरभ ने कहा, ये कमरा मेरा है बाबूजी। सौरभ बोला, मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर कैलाश नाथ जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। सौरभ अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराज़गी दूर होती जाएगी। मनोज चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उधर सौरभ ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन मनोज की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सौरभ ने जानबूझकर मनोज को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मनोज चुपचाप सर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। सौरभ ने आज छुट्टी कर ली थी और मनोज के ऑफिस जाने के बाद पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ और छोटी बहन कविता के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद दोनों वापस घर पहुँच गए, लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचे कैलाश नाथ जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज मनोज ने ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। वह सोचने लगे कि एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वह बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। ये वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी तौहीन की थी। उन दोनों ने कैलाश नाथ जी के पैर छुए तो कैलाश नाथ जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम मनोज के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। आप भी कृपा करके हमें माफ़ कर दीजिए। तो कैलाश नाथ जी ने कड़क स्वर में कहा, ये तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं होता तो किसी का भी तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवाओं को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी शर्म महसूस हुई। वह बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई है। दरअसल कल हमारे दोस्त मनोज को पूरे 4 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना लें और नशे में हमसे जो भी भूल हो गई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो कैलाश नाथ जी ने चेतना भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 4 करोड़ क्या 40 करोड़ के भी ठेके मिलेंगे। पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते हुए भी देखा है। जैसे ही वह दोनों जाने लगे तो कैलाश नाथ जी बोले, बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। इस नशे में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो इसे। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने कैलाश नाथ जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद मनोज ने खाना परोस दिया। वह जितना अपने पिता के पास आता जा रहा था, पिता के दिल में उसके लिए क्रोध कम हो रहा था। उसके पिता खाना खाने बैठे तो कैलाश नाथ जी ने पूछा, ये खाना किसने बनाया है? तो सौरभ बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन मनोज अभी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती जल्दी ही पकड़ी जाएगी।
फिर कैलाश नाथ जी बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तो तुम नहीं बना सकते। ये किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। यह सुनकर मनोज हैरान हो गया। तभी सौरभ ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो मनोज ने हिम्मत करते हुए अपने पिता के आगे अपना राज खोल दिया और बोला, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना था। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात कैलाश नाथ जी को मजाक सी लगी। वह बोले, हाँ भाई, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब मनोज का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको आपसे मिलवा दूँ। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीने से वह वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आज आप मिल ही चुके हैं। फिर कैलाश नाथ जी अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए बोले, जो अपनी मनमर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर हो, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। सौरभ बोला, पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर ही रहे थे, तो एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। कैलाश नाथ जी को यह बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं। अगर मैंने नहीं कहा तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी होगी। फिर कैलाश नाथ जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे चिंता है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर मनोज की सांस, जो अब तक अटकी हुई थी, दिल तक वापस पहुंच गई। फिर मनोज ने अपने पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाई। कैलाश नाथ जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो कैलाश नाथ जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। संयोग से वह इसी लड़की के रिश्ते की बात मनोज के लिए कर रहे थे। कैलाश नाथ जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में बदल गया और कैलाश नाथ जी बोले, अब सब ठीक है, आगे की बात अब मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब कैलाश नाथ जी दिल में ढेर सारी खुशी लिए गांव के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।